सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। तो ट्रांसलेशनल डायनामिक्स का अगला लेक्चर है ये अपना, ठीक है। इसमें मैंने कुछ पुली ब्लॉक सिस्टम्स यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। और इन पुली ब्लॉक सिस्टम को अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एटवुड्स मशीन, ठीक है। तो ये है सारी की सारी एटवुड्स मशीन एंड ब्लॉक्स, ऑल द ब्लॉक्स कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट पार्टिकल्स। और हर एक पार्टिकल का मास m1 m2 m3 या फिर स्मॉल m से डिनोटेड है, राइट। जितनी भी आपको यहाँ पे स्ट्रिंग्स दिख रही है, ऑल द स्ट्रिंग्स कैन बी considered as inextensible. That's why we can use the concept of conservation of string. पहली चीज। दूसरी चीज, अपन को सब में टेंशन और एक्सेलरेशंस की वैल्यू निकालनी है। इतना सा ही करना है इस लेक्चर में अपने को, लेकिन ये इतना सा करने के लिए अपने को एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, बिकॉज दैट इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट दैट ऑल द स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल। सारी स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल है, उस पे बेस्ड अपन को एक कंस्ट्रेंट गिवन है, राइट। दिस इज अ कंस्ट्रेंट। इस कंस्ट्रेंट को यूज करके अपन को इक्वेशंस निकालनी है, यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे आगे जाके अपन पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उस हिसाब से ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ हरदम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो बात करते हैं अपने पहले पुली ब्लॉक सिस्टम या पहले एटवुड मशीन की। तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग आपको दिख रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इस कंटिन्यूअस स्ट्रिंग में मैंने बोला कि ये वाली लेंथ है L1 और ये वाली लेंथ है L2। इस कंटिन्यूअस स्ट्रिंग में मैंने बोला ये वाली लेंथ है L3 और ये वाली लेंथ है L4। मैं बोल रहा हूँ कि L1 प्लस L2 जो है दैट इज कांस्टेंट। और कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो उसका डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट L1 डबल डैश एंड L2 डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, इस टाइप की प्रॉब्लम को अपन कभी भी सॉल्व करेंगे तो सबका एक्सेलरेशन अपन को नीचे की तरफ ही अज्यूम करना है। कुछ नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन, तो दैट मींस उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो मैंने बोला आपसे कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a1, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a2 और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a3, ठीक है। अब नेट फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन अपन लगाएंगे। तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m1 इंटू जी। और यहाँ पे अपन टेंशन क्या अज्यूम करेंगे, देखो यहाँ पे टेंशन मान लेता हूँ मैं टी। तो इधर हो गया 2t, तो इधर भी टेंशन कितना हो जाएगा, 2t, राइट। ये पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, सिमिलरली ये वाला पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, इस पे वेट कितना लग रहा है, m2g। ये वाला पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, इस पे वेट कितना लग रहा है, m3g। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि है नेट फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन, उनका अपन यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। तो m1g माइनस 2t इज इक्वल टू m1a1, m2g माइनस t इक्वल टू m2a2 एंड फाइनली m3g माइनस t इक्वल टू m3a3। अब यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 2T होगा। वाई? क्योंकि जितनी भी पुलीज है यहाँ पे, तो अनदर अजम्पशन, अपने लेक्चर का एक और अजम्पशन क्या है कि जितनी भी पुलिस आपको यहाँ पे दिख रही है, सारी की सारी पुलिस क्या है, मासलेस है। और हर मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, अदरवाइज द मासलेस ऑब्जेक्ट विच विल पोजेस इनफाइनाइट एक्सेलरेशन विच इज इम्पॉसिबल। तो मासलेस ऑब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, राइट। दैट्स वाई नेट फोर्स उस पर जीरो होना चाहिए। तो नीचे 2T फोर्स है तो ऊपर भी 2T फोर्स होना चाहिए। तो तीन इक्वेशन और चार वेरिएबल, कौन कौन से हैं वो चार वेरिएबल, a1 a2 a3 एंड टेंशन। नाउ तीन वेरिएबल, चार चार वेरिएबल, तीन इक्वेशन, तो अपने को एक इक्वेशन और चाहिए, राइट। अब वो एक इक्वेशन अपन बनाएंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग और बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग। नाउ हाउ टू यूज और अप्लाई दिस कंस्ट्रेंट। तो देखो, अब इसके कुछ तरीके हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट अपन निकालने वाले हैं उसके कुछ तरीके हैं। मतलब वी नीड एन इक्वेशन इन a1 a2 एंड a3 बिकॉज डबल डेरिवेटिव जो होता है दैट डिनोट्स एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है, अपन को एक्सेलरेशन में एक और इक्वेशन मिलने वाली है। अब जो इक्वेशन अपने को मिलेगी, है ना, उसको निकालने के अपने पास कई तरीके होते हैं, डिमांड सप्लाई और मैथमेटिकल तरीका, और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे वीविंग कंस्ट्रेंट्स इनटू कोऑर्डिनेट्स, ये भी देखेंगे अपन, ये भी देखेंगे। पहले बात करते हैं मैथमेटिकल तरीके की, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, ठीक है, उससे आपको हरदम सही आंसर मिलेगा। तो मैथमेटिकल तरीके के हिसाब की बात करें, तो ये जो आपको कंटिन्यूअस स्ट्रिंग दिख रही है यहाँ पे, ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली पुली जो है रेस्ट पे है, तो इस पुली का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। यहाँ पे एक स्ट्रिंग और है, इस वाले पुली का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। मतलब इस पुली का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। तो ये जो पॉइंट होगा इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। अब ये वाली जो पुली है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मैंने बोला एपी, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो गया, एपी। और ये जो पॉइंट है, इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो गया है, ए1। अब अपने को हरदम किस टाइप से सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, कि ए1 जो है वो रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है इसलिए प्लस ए1, एपी जो है वो रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है इसलिए प्लस एपी, और टोटल जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश इज इक्वल टू जीरो।
ये हो चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। अब AP, A2 और A3 को रिलेट करने वाली एक और इक्वेशन चाहिए ताकि AP एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ? उसके लिए अपन वापस ही ये वाले स्ट्रिंग्स ड्रॉ करेंगे। तो मैं बार-बार ड्रॉ करके नहीं दिखाऊँगा, एक बार ही ड्रॉ कर रहा हूँ बस, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पार्टिकल का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A2, इसका नीचे की तरफ A3, इसका नीचे की तरफ AP और इसका नीचे की तरफ AP। अब इसका इक्वेशन आपको बनाना है, तो AP जो है वो रस्सी की लेंथ को कम कर रहा है तो माइनस AP, A2 रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है तो प्लस A2। इस वाली स्ट्रिंग में देखो, मैंने ये 2 स्ट्रिंग्स क्यों ली? क्योंकि ये पूरी एक कंटीन्यूअस स्ट्रिंग है इसलिए, है ना? हरदम कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग आपको कंटीन्यूअस स्ट्रिंग पे ही लगाना है। माइनस AP प्लस A2, ये भी रस्सी की लेंथ को घटा रहा है तो माइनस AP, A3 रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है तो प्लस A3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट द वैल्यू ऑफ 2AP इज इक्वल टू A2 प्लस A3। AP इज इक्वल टू माइनस A1, तो उसको डालोगे तो बचेगा 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। तो दैट्स द फोर्थ इक्वेशन, जिससे अपना चौथा वेरिएबल टेंशन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको इक्वेशन सॉल्विंग तो आता ही होगा, नहीं आता है तो एक बार वीडियो पॉज कर कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप ये इक्वेशन सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या। सो आंसर ओनली इन टर्म्स ऑफ M1, M2, M3 एंड G। तो 3 इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड देखो सब इक्वेशन का, तो राइट हैंड साइड में इधर M1 है, इधर M2, इधर M3 है। तो इन तीनों इक्वेशंस को किसी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, अलग-अलग नंबर्स होंगे वो, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए सच दैट ये चीज़ कॉमन निकल जाए, ठीक है? ये चीज़ ब्रैकेट बन के सेपरेट हो जाए और कॉमन अपने पास एक नंबर निकल जाए। जैसे पहली जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके देख लीजिए आप, मतलब कैसे होती है सॉल्व सीख लीजिए, क्योंकि आगे हर इक्वेशन को अपन इसी तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो A1 का कोएफ़िशिएंट 2 है, तो उसको मैं 2 टाइम्स M2 M3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इसको मैं M1 M3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इसको मैं M1 M2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली इधर भी किया और तीनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे कि M1 M2 M3 राइट हैंड साइड में कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2A1 प्लस A2 प्लस A3 व्हिच इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रेंट रिलेशन। और क्योंकि राइट हैंड साइड 0 हो चुकी है तो बची क्या अपने पास? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 2 ज़ा 4 हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप टेंशन को कॉमन ले सकते हैं। तो टेंशन का जो कोएफ़िशिएंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 4 M2 M3 और इधर से टेंशन का कोएफ़िशिएंट जो होगा उसमें M1 कॉमन आएगा फर्दर। तो M1 को कॉमन लेने के बाद में बचना चाहिए आपके पास M2 प्लस M3, राइट? और ये चीज़ अपने पास, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो इस तरफ क्या बचेगा अपने पास? तो G को फिर कॉमन ले लो आप और अब ब्रैकेट बनाओ। तो G कॉमन लो, ब्रैकेट बनाओ, तो बचेगा अपने पास कितना? 2 M2 M3 M1 M1 M2 M3 और इधर भी M1 M2 M3, तो टोटल हो गया 4 टाइम्स M1 M2 M3। तो क्या अपना फाइनल आंसर वो आ चुका है 4 M1 M2 M3 G डिवाइडेड बाय द नंबर जो यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से होता है ये क्वेश्चन, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? और ये बेस है, आगे जाके बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें अपन करने वाले हैं, तो ये बेस है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप रोटेशनल मोशन की टफेस्ट प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएँगे। इधर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप फटाफट से पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, है ना? यूट्यूब कमेंट्स पे भी पूछ सकते हैं, Q&A सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू यू। तो बेसिकली ये चीज़ है अपने पास में, राइट? सो वेट अ सेकंड। सो आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा कैमरा भी डिस्टर्ब हो गया था एनीवेज। तो अपन बात कर रहे थे, पहला जो क्वेश्चन था वो अपन देख चुके हैं। तो इस टाइप की एटवर्ड्स मशीन अपन ने देखी जिसका टेंशन इस तरह से आ गया है और अब टेंशन्स की वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ A1 A2 एंड A3 एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब बात करते हैं ये पार्ट, तो पार्ट मोर और लेस सेम है सारे अपने पार्ट्स, बट अपन अलग अलग तरीके देखने वाले हैं कि कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग करने के अलग अलग तरीके क्या है। तो पहला तो अपन ने देखा मैथमेटिकल तरीका, अब देखते हैं अपन डिमांड सप्लाई मेथड। तो देखो डिमांड सप्लाई मेथड में क्या है कि मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो अपना यही रहने वाला है कि इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे की तरफ अज्यूम कर रहा हूँ, इसका भी नीचे की तरफ ही करूँगा। सबका एक्सेलरेशन जो है वो मैं नीचे की तरफ ही अज्यूम करने वाला हूँ। अब ये पूरी कंटीन्यूअस स्ट्रिंग है, तो एक कंटीन्यूअस स्ट्रिंग में हर जगह पे टेंशन सेम रहता है, ठीक है? इस कांसेप्ट को कहाँ पे यूज़ किया है बताओ? इस कांसेप्ट को यूज़ किया है मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले कोर्स में, चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। तो पाथफाइंडर का जो क्वेश्चन है उसमें पीछे हिंट्स में भी लिखा है कि पूरा जो थ्रेड है उसमें टेंशन हर जगह सेम है। तो दैट इज़ द हिंट ऑफ दैट क्वेश्चन। तो एक कंटीन्यूअस स्ट्रिंग में जो है टेंशन हरदम सेम रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। अब देखो नेट फोर्स बराबर एम ए वाली इक्वेशंस जो है वो तो अपन को बनानी है ही। तो इसकी बात करें तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M1G। तो नेट फोर्स बराबर व्हाट?
m1g माइनस टी बराबर m1a1, उस पे बन गया ये तो टी और टी, तो मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हरदम कितना होना चाहिए, 0, तो इधर भी टेंशन 2t, तो अकॉर्डिंगली अपन इक्वेशन लिखेंगे m2g माइनस 2t इज इक्वल टू व्हाट, m2a2। ये दो इक्वेशन बन गई, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3, तो एक इक्वेशन और अपने को चाहिए, तो वो इक्वेशन वापस अपने को कंस्ट्रेंट से मिलेगी। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने बोला कि ये वाला जो पार्टिकल है ये x डिस्टेंस ऊपर गया है, या फिर इसको बोलो ये x1 डिस्टेंस ऊपर गया है, ठीक है। तो टोटल रस्सी कितनी ढीली हुई अपने पास में, x1 रस्सी ढीली हुई। अब x1 रस्सी ढीली हुई, लेकिन ये वाली पुल्ली x2 अमाउंट से नीचे गई है, ये वाली पुल्ली x2 अमाउंट से नीचे गई है, तो इसको x2 अमाउंट से नीचे जाने के लिए कितनी रस्सी की ज़रूरत है, 2x2 रस्सी की ज़रूरत है, और 2x2 रस्सी जो भी आएगी वो कहाँ से आएगी, x1 से आएगी, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी टेक्निकल, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। अ, इसका एक्सेलरेशन एक्चुअली नीचे की तरफ अपन ने अज्यूम किया है, बट एक्चुअल में उसका मतलब रियलिटी में जो उसका एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है। तो मैंने बोला कि ये पार्टिकल x1 डिस्टेंस ऊपर गया, तो x1 रस्सी ढीली हुई, ठीक है, x1 रस्सी अपने पास ढीली हुई, और मैंने बोला कि ये वाला जो पुली है, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है ये x2 डिस्टेंस नीचे गया है। पार्टिकल x2 डिस्टेंस नीचे जाएगा तो एक पुली को x2 डिस्टेंस नीचे जाने में कितनी रस्सी की रिक्वायरमेंट होती है, 2 टाइम्स x2, तो 2 टाइम्स x2 रस्सी की रिक्वायरमेंट है, और टोटल अवेलेबल रस्सी कितनी है, x1, तो x1 इज इक्वल टू 2a2। इस इक्वेशन को सब्सिक्वेंटली आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ constraint relation which is 2a2 equal to a1, so that is the equation। अब इसको 2m1 से मल्टीप्लाई करो और इसको सिर्फ और सिर्फ m2 से मल्टीप्लाई करो, और पूरे में से m1 m2 को कॉमन लोगे तो बचेगा a1 प्लस 2a2 विच इज इक्वल टू 0, जैसा अपन करेंगे। तो a1 प्लस 2a2 आपको यहाँ से 0 नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप उसको मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है, दैट डजंट मैटर। राइट हैंड साइड अपनी 0 हो ही चुकी है, ठीक है, a1 प्लस 2a2 इज 0, क्योंकि a1 और a2 का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, तो उसमें डायरेक्शन भी इनकॉर्पोरेटेड है। अपनी इक्वेशन में डायरेक्शन इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, क्योंकि वो अपन ने मैन्युअली इनकॉर्पोरेट किया है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो m1 m2g उधर आया और 2m1 m2g उधर आया, तो टोटल बात करें तो न्यूमिनेटर में कितना आना चाहिए, 3m1 m2g, और टेंशन का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए m2 प्लस 4m1, राइट, m2 प्लस 4m1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द टेंशन। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, दैट इज वीविंग कंस्ट्रेंट्स इनटू कोऑर्डिनेट्स। तो अभी तक अपन ने कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग के दो तरीके देखे, पहला मैथमेटिकल तरीका और दूसरा तरीका था अपना डिमांड सप्लाई मेथड। इतनी रस्सी ढीली हुई तो कितनी रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट वहीं से आएगी जितनी रस्सी ढीली हुई है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो देखो इसको सबसे पहले अपन कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो अपन सबसे पहले कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बनाते हैं, नेट फोर्स एमए वाली इक्वेशंस बना के आप कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना है मैंने बता दिया, आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि इस टाइप से करना है आपको। इसकी बात करते हैं, तो देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन की। तो वीविंग कंस्ट्रेंट्स इनटू कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट से इसको सॉल्व करने वाले अपन, पर उससे पहले अपन डिमांड सप्लाई से ही देखने वाले हैं। तो मैंने आपसे बोला कि ये वाला जो मास है अपना, ये x1 डिस्टेंस ऊपर गया है, ठीक है, तो ये पुली x1 डिस्टेंस नीचे आएगी, राइट, ये पुली x1 डिस्टेंस नीचे आएगी, और अगर ये पुली x1 डिस्टेंस नीचे आएगी तो टोटल 2x1 रस्सी जो है वो ढीली होगी। अब मैंने बोला ये वाला पार्टिकल x2 डिस्टेंस नीचे जाता है और ये वाली पुली विथ पार्टिकल x3 डिस्टेंस नीचे जाती है, ठीक है। अब ये पुली को x3 डिस्टेंस नीचे जाना है, तो इसको कितनी रस्सी की रिक्वायरमेंट है, 2x3 की रिक्वायरमेंट है। इस वाले पार्टिकल को x2 डिस्टेंस नीचे जाना है, तो इसको कितनी रिक्वायरमेंट है रस्सी की, x2 रिक्वायरमेंट है। और जितनी भी रस्सी की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है, राइट। तो एक्चुअल एक्सेलरेशन जो है, रियल एक्सेलरेशन वो कुछ ऐसे हैं, देखो ये a1 है, ठीक है, दिस इज a2 एंड दिस इज a3। तो साइन को अपन ने मैनुअली इनकॉर्पोरेट किया, तो अपने को पता चला कि 2a1 इज इक्वल टू 2a3 प्लस a2, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम इक्वेशन मैं आपको अलग तरीके से प्रूव करके दिखाता हूँ। तो ये है वीविंग कंस्ट्रेंट्स इनटू कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि अपन जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे उनको कोऑर्डिनेट्स में अपन कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो dx बाई dt क्या होता है, एक पार्टिकल है, वो किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है, किसमें, आई कैप में, पार्टिकल आई कैप में मूव कर रहा है किसी भी स्पीड से, और मैंने बोला करंटली इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, एक्स है। तो एक्स डायरेक्शन वाली स्पीड कितनी होगी इसकी, dx बाई dt। एक्स डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, d2x बाई dt2। अब एक्स टाइम का किस तरह से फंक्शन है वो वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी, बट मोटा मोटा तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव है किसका, एक्स का, राइट। तो सिमिलरली देखो क्या करना है अपने को यहाँ पे, कंस्ट्रेंट रिलेशन को अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है, वी आर गोइंग टू अज्यूम द टोटल लेंथ ऑफ अ कंटिन्यूअस स्ट्रिंग टू बी 0, because after subsequent differentiations or the length becomes inconsequential,
ठीक है? लेंथ का कोई कॉन्सिक्वेंस या कोई रिजल्ट बच नहीं जाता है, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। आप देखो L1 प्लस L2 को मैंने बोला कांस्टेंट, उसको मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में ही कि अपनी टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है 0 है। मैं बोल रहा हूँ L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0, राइट? देयरफॉर वी कैन से दैट L2 इज इक्वल टू माइनस L1, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद में रस्सी की लेंथ का कोई सिग्निफिकेंस बचता ही नहीं। ठीक है? अब इस मेथड का अपन एप्लीकेशन देखते हैं। तो मैंने बोला कि यार ये एक ब्लैक वाली जो टोटल स्ट्रिंग मैंने बनाई है, इसमें मैंने बोला यहाँ से लेके अच्छा एक अप्रोक्सीमेशन और है कि सर्कमफेरेंस ऑफ पुलीज इज इक्वल टू 0। सारी पुलिस को भी मैंने क्या बोला? पॉइंट पार्टिकल से सारे पुलिस भी। अब हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ कितनी है? 0। अब यार सिग्निफिकेंट मतलब टेक्निकली आप देखोगे तो मैंने बोला आपसे 10 सेंटीमीटर का वायर है और अब मैं कहता हूँ कि द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 0। आप नहीं मानोगे ना आसानी से, तो इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट बट इट इज अ मेथड टू सॉल्व द कंस्ट्रेंट रिलेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पॉइंट बनाया ना मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक की रस्सी को मैंने बोला कि ये x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रस्सी कितनी हो गई? -x हो गई, क्योंकि टोटल लेंथ तो 0 ही रहनी चाहिए, राइट? अब देखो आगे, अब ग्रीन पेन से मैं आपको दिखाता हूँ। कंटीन्यूअस स्ट्रिंग पे लगाना है हरदम कंस्ट्रेंट, मतलब ये जो रेड वाली टोटल स्ट्रिंग है, टोटल जो रेड वाली स्ट्रिंग है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 0 होगी। तो मैंने बोला यार यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है y, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है y। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? -x, मतलब मैं कह रहा हूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? -x, बिकॉज दिस इज 0। तो ये जो चीज होगी ना, ये वाली लेंथ, ये कितनी होगी? दिस विल बी y माइनस -x माइनस 0, सो दैट इज y प्लस x। तो ये लेंथ कितनी हो चुकी है? दिस इज y प्लस x। अब मैं कह रहा हूँ ये पूरी रेड वाली जो रस्सी है, इसकी टोटल लेंथ 0 है। तो टोटल लेंथ 0 का मतलब क्या होगा यार कि 2y प्लस x का उल्टा, दैट इज माइनस 2y माइनस x इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। नाउ यू कैन टेक दिस डैश लाइन एज द ओरिजिन। ठीक है? इसको आप एक प्लेन ले सकते हो, एक्स वाई प्लेन या जेड एक्स प्लेन, जो भी आपको लेना है, एक प्लेन ले सकते हो। और वहां से अब मैंने आपको बोला कि मुझे पार्टिकल m, अब है ना एक्सेलरेशन को अपन इस तरह से नंबर करते हैं। तो ये तो मैंने वैसे अज्यूम किया था एक्सेलरेशन, लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैथमेटिकल तरीके की अपन बात करें तो हरदम क्वेश्चन अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a1 है, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a2 है, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a3 है। ठीक है? अब देखो आप कि नेट फोर्स बराबर एम ए वाली इक्वेशंस तो अपन बना ही लेंगे, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। इस पूरी रस्सी में स्ट्रिंग टेंशन हरदम सेम है हर जगह पे, तो आप टेंशन को अज्यूम कर सकते हैं इस रस्सी में। लेट्स कॉल द टेंशन टू बी टी। ये टेंशन टी टी टी। मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना होगा? 0, तो टेंशन 2t। अब आप नेट फोर्स बराबर एम ए वाली इक्वेशन बना लेंगे। अब मैंने बोला पार्टिकल m1, इसको मैं m1 बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए। पार्टिकल नंबर 1 का एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नंबर 1 इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? इस पार्टिकल का यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? x है, तो x, और इसको अपन क्या लिखते हैं अपनी भाषा में? x डबल डॉट। डाउनवर्ड डायरेक्शन को बाय डिफॉल्ट में फर्स्ट क्वेश्चन से ही पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है? बात करते हैं पार्टिकल नंबर 2 जो है, पार्टिकल नंबर 2 का एक्सेलरेशन क्या होगा? सो दैट इज गोइंग टू बी द डबल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? डबल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है? -x एंड -2y माइनस एक्स। तो मैं कह रहा हूँ -2y माइनस एक्स एंड माइनस एक्स। तो इसको ध्यान से देख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मैंने बोला इसको आप एक लाइन कंसिडर कर सकते हैं। सबका एक्सेलरेशन एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन को अपन क्या बोलते थे? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलते थे अपन? स्पीड बोल देते हैं, राइट? तो उस हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? -2y माइनस एक्स। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट शुड बिकम -2y डबल डॉट -2x डबल डॉट। ये पहली इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन बात करते हैं A3 की। तो A3 जो है, ये ब्लू वाली स्ट्रिंग जो है, इसकी भी लेंथ कितनी है? 0, बिकॉज लेंथ ऑफ ऑल द कंटिन्यूअस स्ट्रिंग्स आर 0। ऐसे नहीं कि सबकी लेंथ मिला जुला के 0, नहीं। एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग जिसमें बीच में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, उसकी लेंथ आपको 0 अज्यूम करनी है। A3 की अगर अपन बात करेंगे तो A3 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? y, तो इसका डबल डेरिवेटिव। अब देखो यार, 2a1 प्लस 2a3 प्लस a2, सो 2a1 प्लस 2a3 प्लस a2 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे भी अपने पास साइन को हटाओ, तो 2 a3 के साथ 2 आ रहा है और a1 के साथ 2 आ रहा है, राइट? प्लस a2 है ना। a3 और a2 का डायरेक्शन सेम है, तो a3 और a2 का डायरेक्शन सेम है, उसको उधर ले जाओ तो a1 कितना आ जाएगा? -2a3 -a2 डिवाइडेड बाय 2। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आप नेट फोर्स एमए और इसको सॉल्व करेंगे, तरीका बता चुका हूँ। तो टेंशन की वैल्यू 5/9 mg आएगी। ठीक है? होमवर्क में कर लो ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात है, हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट
और एक तरीका और बताता हूँ आपको सॉल्व, तो बहुत सारे तरीके हैं जितना, इसलिए फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, राइट? इतना ज़्यादा टेक्निकल है, कुछ भी याद करने का होता ही नहीं है। स्टार्टिंग में करना पड़ता है याद, जब अपन सीख रहे होते हैं। मैं भी जब पढ़ रहा था इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, अभी भी पढ़ता हूँ मैं, राइट? तो जब याद करते हैं ना चीज़ों को अपन, तब लगता है यार याद तो करना पड़ रहा है ना, ऐसे थोड़ी है कि याद नहीं करना पड़ेगा याद। लेकिन एक टाइम आता है जब हर चीज़ जो है आप सोच-सोच कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, रिलेटिव मोशन का यूज़ करते हैं अपन। तो देखो कौन सा डायग्राम ले, अपन वो वाला डायग्राम लेते हैं। मैं केवल इस वाले फिगर को आइसोलेट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे एक पुली ड्रॉ की, इसका एक्सेलरेशन अपने नीचे की तरफ कितना था? एपी था, राइट? इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था एपी, ठीक है? और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? ए2 है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, ये सब चीज़ें किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव में जाएँगे तो मैं जाके पुली पे बैठ गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू पुली बात करेंगे तो पुली का एक्सेलरेशन इन पार्टिकल्स में उल्टा देना पड़ेगा अपने को। तो इसका एपी उल्टा और इधर एपी ऊपर की तरफ देना पड़ेगा अपने को। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एपी माइनस ए2 इज इक्वल टू ए3 माइनस एपी, राइट? सो एपी माइनस ए2, पुली के रेस्पेक्ट में तो मोशन इस तरह से हो रहा होगा ना, तो एपी माइनस ए2 इज इक्वल टू व्हाट? ए3 माइनस एपी। तो एपी और एपी को उधर ले जाओ तो 2 एपी जो है दैट इज इक्वल टू ए2 प्लस ए3। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज फाउंड टू बी ए2 प्लस ए3 डिवाइडेड बाय 2। एंड सिंपल सी बात है कि ए1 प्लस एपी जो है दैट इज इक्वल टू 0। ए1 प्लस एपी जो है दैट इज इक्वल टू 0, एपी को डालो माइनस ए1, तो ए2 प्लस ए3 प्लस 2 टाइम्स ए1 इज 0, दिस इज दिस। तो बहुत सारे तरीके होते हैं यार यहाँ पे करने पे। रिलेटिव मोशन में चल जाओ आप, वीविंग कंस्ट्रेंट्स इनटू कोऑर्डिनेट्स है, डिमांड सप्लाई मेथड है, और ये मेथड कौन सा था अपना? कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग्स है, डिफरेंशिएशन वाला जो मेथड है अपना। और एक मेथड और आता है, नेट वर्क डन बाय टेंशन इज 0। टेंशन ने टोटल dt टाइम में जितना ही वर्क किया वो 0 होगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो तरीका एक ही काम आना है एग्जाम में, और जो भी तरीका आना है ओरली हो जाना है वो, उसके लिए पेन नहीं चलाना पड़ेगा अपने को। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की कि पेन नहीं चलाना पड़े, ठीक है? और कोई भी डाउट है आपको तो यू कैन आस्क इन द Q&A सेक्शन। सो अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर से एटवुड्स मशीन की। वी विल स्टार्ट फ्रॉम एटवुड मशीन 1, और बहुत सारी एटवुड्स मशीन पढ़ेंगे, इनफाइनाइट एटवुड मशीन भी पढ़ेंगे जिसमें इनफाइनाइट पुलीज है, इनफाइनाइट ब्लॉक्स है, क्योंकि अपन को जेईई एडवांस तक की बात करनी है, ओलंपियाड तक की बात करनी है। So I will see you in those lectures. So till then, have a wonderful day ahead and keep learning and stay motivated. Thank you.